हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंपनी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी क्या है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपनी की मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि कंपनी को हम कितने पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, यानी कंपनी कितने तरीके की होती है। अगर मेनली देखा जाए तो कंपनी दो तरीके की है, एक है अनलिमिटेड कंपनी और दूसरी है लिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जिनके शेयर होल्डर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दूसरी है लिमिटेड कंपनी, यानी जिस कंपनी के शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड कंपनी को भी हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो है लिमिटेड बाई गारंटी और एक है लिमिटेड बाई शेयर्स। हम जो डिस्कस करेंगे वो है लिमिटेड बाई शेयर्स। मैंने आपको बताया था एक और लिमिटेड बाई गारंटी, यानी कंपनी के शेयर होल्डर ने जहां तक गारंटी दी है वहां तक उन शेयर होल्डर की लायबिलिटी रहेगी। सेकंड फॉर्म क्या बताया था, लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है कि कंपनी के शेयर होल्डर ने जितने शेयर परचेज कर रखे हैं उन शेयर्स की जो फेस वैल्यू है, पर शेयर की फेस वैल्यू, सिर्फ वहां तक उन शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। तो इंडिया के अंदर अनलिमिटेड जो कंपनीज हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी प्रचलित में नहीं है। इंडिया के अंदर सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनियां ही प्रचलन में हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, उसको हमने तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया। ये जो टाइप्स हमने क्लासीफाई किए हैं ये हमने किए हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी एक कंपनी का हमने क्लासिफिकेशन किया है लिमिटेड बाय शेयर्स के थ्रू तीन पार्ट में। पहला है प्राइवेट कंपनी, दूसरा है पब्लिक कंपनी और तीसरा है वन पर्सन कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करेंगे प्राइवेट कंपनी को, देन पब्लिक कंपनी को और फिर बारी आएगी वन पर्सन कंपनी की। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी क्या है, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 268 के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है। ये सेक्शन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 68 के अंदर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी है। क्या बोला गया है, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आप बोलोगे कि आपने लास्ट वीडियो में भी ये वर्ड यूज किए थे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या ये डॉक्यूमेंट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। अभी सिर्फ इतना ही देखना है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये निम्न चीज़ें क्या हैं डिस्क्राइब की हैं, तो वो कंपनी क्या कहलाती है, प्राइवेट कंपनी कहलाती है। ये दस्तावेज, ये जो डॉक्यूमेंट AOA और MOA क्या हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। जब इसका नंबर आएगा तब देखेंगे। पहले नंबर किसका आया है कि हम कंपनीज का पहले क्लासिफिकेशन तो कर दें कि कंपनी कितने तरीके की हो सकती है। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बाकी के 3 पॉइंट और डिस्कस करेंगे। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर ये 5 पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी, अगर ये 5 पॉइंट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन हैं तो वो कंपनी क्या कहलाती है, प्राइवेट कंपनी कहलाती है। अब वो 5 पॉइंट देखो। सबसे पहला है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है पाबंदी लगा रखी है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी पहला पॉइंट क्या है कि अगर कंपनी के शेयर होल्डर अपने जो शेयर्स हैं उनके ट्रांसफ़र करने पर पाबंदी है। सेकंड पॉइंट क्या है, रिस्ट्रिक्शन द नंबर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब शेयर होल्डर, यानी एक कंपनी के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। तो हमने 2 कंडीशन पढ़ी है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में निम्न क्या है पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट, ऐसी कंपनी जिसके शेयर होल्डर अपने शेयर्स का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरा, जिस कंपनी के शेयर होल्डर की मिनिमम संख्या 2 और मैक्सिमम संख्या 200 हो। अब तीसरा, चौथा और पांचवा हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बट उससे पहले ये देखो कि इस मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 के अंदर कौन कौन से शेयर होल्डर इंक्लूड हैं और कौन से नहीं हैं। देखो इनमें कौन इंक्लूड नहीं है, यानी इन 200 के अंदर कौन से शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला पॉइंट, एट प्रेजेंट कंपनी के जो एम्प्लॉय और जो मेंबर दोनों हों, यानी एट प्रेजेंट जो कंपनी की ईयर है,
जब हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, उस टाइम पर उस कंपनी के अंदर ऐसा पर्सन है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में, जिसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन साथ साथ वो उस कंपनी का एम्प्लॉय भी है, उस पर्सन को कभी भी इन 200 के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी जब हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर काउंट करेंगे तो इस पर्सन को इंक्लूड नहीं करेंगे। किस पर्सन को? जिसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट तो किया है, लेकिन साथ ही साथ वो उस कंपनी का एम्प्लॉय भी है। पहला पॉइंट। दूसरा, इन 200 के अंदर हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? पहले कंपनी के एम्प्लॉय भी थे और कंपनी का मेंबर भी था, यानी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था और कंपनी का एम्प्लॉय दोनों थे। लेकिन एट प्रेजेंट क्या है? एट प्रेजेंट वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का शेयर होल्डर है, कंपनी का मेंबर है, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो जब भी हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर को काउंट करेंगे तो अब इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। वापस से बताती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। एक कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की मिनिमम संख्या 2 और मैक्सिमम संख्या कितनी होती है? 200 होती है। अब बात ये आती है कि जब हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर को काउंट करेंगे तो हम उन काउंट करेंगे नंबर को, किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? किन पर्सन को हम इन 200 के अंदर काउंट नहीं करेंगे? पहला, जो एट प्रेजेंट कंपनी का शेयर होल्डर भी है लेकिन साथ में कंपनी का एम्प्लॉय भी है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा, जो पहले कंपनी का एम्प्लॉय भी था और साथ में कंपनी का शेयर होल्डर भी था, यानी मेंबर भी था, बट एट प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी का एक शेयर होल्डर बचा हुआ है, लेकिन पहले तो वो कंपनी का मेंबर एम्प्लॉय था ना, उस पर्सन को भी हम जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर को काउंट करेंगे तो अब इन दोनों पर्सन को इन नंबर ऑफ शेयर होल्डर में काउंट नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आप। तो अब तक हमने देखा कि एक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये डिसाइड करना कि ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी। तो एक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 5 पॉइंट अगर नोट डाउन कर रखे हैं। पहला पॉइंट, अपने कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरा, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की मिनिमम संख्या 2 और मैक्सिमम संख्या 200 होनी चाहिए। तीसरा क्या है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर ये 5 पॉइंट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए हैं और कंपनी इनको फॉलो कर रही है तभी तो AOA के अंदर लिखे हुए हैं, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। अब वो थर्ड पॉइंट देखो, फर्स्ट, सेकेंड, अब थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अपने पास है, बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स एंड डिबेंचर्स। यानी कंपनी क्या है, कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी ना तो पब्लिक को इनवाइट कर सकती कि मेरे शेयर्स या डिबेंचर्स में आप पैसा इन्वेस्ट करो, यानी अगर वन वर्ड में बोलूँ तो वो IPO इशू नहीं कर सकती। एक प्राइवेट कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर, एक प्राइवेट कंपनी IPO इशू नहीं कर सकती। एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आप मेरे शेयर्स या डिबेंचर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो। फोर्थ पॉइंट क्या है? बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट, और ना ही वो पब्लिक से पैसा ले सकती। एक प्राइवेट कंपनी ना तो शेयर्स और डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती, ना ही वो पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती। और फिफ्थ पॉइंट है, जिसकी मिनिमम पेडअप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1 लाख रुपए, यानी जिसकी पेडअप शेयर कैपिटल कम से कम 1 लाख रुपए हो। ये पांचों कंडीशन जो भी कंपनी सेटिस्फाई करती है, पांचों कंप्लीट करनी ज़रूरी है। जो भी कंपनी इन पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाती है। अब मैंने इधर एक नोट लिखा है, नोट क्या लिखा है? इस 1 लाख रुपए के लिए नोट लिखा है। मई 2015 के बाद कंपनी एक्ट 2013 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट कब हुआ था? अमेंडमेंट हुआ था मई 2015 में। 2015 के बाद प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम पेडअप शेयर कैपिटल की जो 1 लाख रुपए लिमिट थी उसको रिमूव कर दिया गया था। यानी एट प्रेजेंट कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है शेयर कैपिटल की। आप 1 रुपया लगाकर भी आपकी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, आप 10 रुपये से भी अपनी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, आप 2 लाख, 10 लाख, 2 करोड़ लगाकर भी आप अपनी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन रिमूव करी है, ये वाली कंडीशन।
बाकी ये वाली कंडीशन 2015 के बाद रिमूव कर दी कि कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए होनी चाहिए, इसको रिमूव कर दिया। बाकी ऊपर की चारों कंडीशन अगर कोई भी कंपनी फुलफ़िल करती है तो वो प्राइवेट कंपनी कहलाती है। अगर मान लो चारों में से कोई भी एक कंडीशन एक कंपनी अगर फुलफ़िल नहीं कर रही तो वो कंपनी ऑटोमेटिक कौन सी कंपनी बन जाएगी? पब्लिक कंपनी बन जाएगी। देखो उसके बाद क्या लिखा इधर, कंपनी टू बी एड द वर्ड, कंपनी अपने नाम के आगे क्या लगाएगी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, मान लो एक प्राइवेट कंपनी है ABC, ABC एक प्राइवेट कंपनी है, तो वो अपने नाम के आगे लगाएगी ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ अटैच किया जाएगा। तो अब तक हमने क्या देखा? सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी क्या है, किस कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कहेंगे। ऊपर वाली चारों पॉइंट, चारों कंडीशन को जो फुलफ़िल करेगा उसको प्राइवेट कंपनी कहते हैं। इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई तो उस कंपनी को क्या बोल देंगे? पब्लिक कंपनी बोलेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि व्हाट इज़ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहाँ दी है? कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7(1) के अंदर। और प्राइवेट कंपनी कहाँ थी? प्राइवेट कंपनी थी 268 के अंदर और पब्लिक कंपनी 271 के अंदर। यहाँ पर इस कंपनी की डेफिनेशन दी है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, यानी अगर कोई कंपनी वो 4 कंडीशन जो मैंने आपको बताई अगर ये फुलफ़िल नहीं कर रही तो वो कंपनी क्या बन जाती है? पब्लिक कंपनी बन जाती है। अब पब्लिक कंपनी की कंडीशन देखो, अब देखो एक पब्लिक कंपनी, ए पब्लिक कंपनी इज़ ए वन, यानी एक पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो इनमें से कोई भी एक कंडीशन को फुलफ़िल कर दे तो वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, अगर कंपनी अपने शेयर के ट्रांसफ़र करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, पहला पॉइंट। नो रिस्ट्रिक्शन टू इशू IPO, कंपनी क्या है? पब्लिक को शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने पर, यानी कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप आइए और हमारी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। इसमें कंपनी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, कोई पाबंदी नहीं लगाती। मैंने यहाँ पर लिखा IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO कब इशू करती है? एक पब्लिक कंपनी IPO इशू करती है। IPO के थ्रू कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप आएँ और हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। तो एक पब्लिक कंपनी पब्लिक को कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट कर सकती है। नो रिस्ट्रिक्शन टू पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट के तौर पर पैसा ले सकती है। नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए? मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होने चाहिए। और 5th कंडीशन क्या है कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए। ये पांचों कंडीशन हमने प्राइवेट कंपनी में भी पढ़ी थी। अगर प्राइवेट कंपनी उन पांचों कंडीशन को, जिसमें से जो मिनिमम पेड अप कैपिटल वाली कंडीशन थी वो 2015 के बाद रिमूव कर दी, तो बाकी की जो 4 कंडीशन अगर प्राइवेट कंपनी फुलफ़िल करती है तो वो प्राइवेट कंपनी कहलाती है। अगर कोई भी कंपनी उन चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल ना करें तो वो कंपनी ऑटोमेटिक पब्लिक कंपनी बन जाती है। लेकिन मैंने फिर भी आपको इधर बताया है कि एक पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो अपने शेयर्स का ट्रांसफ़र कर सकती है, जो क्या कर सकती है, जो पब्लिक में IPO इशू कर सकती है, जो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है, जिनके मेंबर्स की संख्या मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होती है। ये कंपनी क्या कहलाती है? पब्लिक कंपनी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो मिनिमम पेड अप कैपिटल वाली चीज़ थी, यानी बट मई 2015 के बाद नो मिनिमम लिमिट, यानी इस पेड अप कैपिटल की जो ये लिमिट डिसाइड की है कि एक पब्लिक कंपनी को कम से कम 5 लाख रुपए अपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल रखनी होगी, यानी उसके पास कम से कम 5 लाख रुपए एज ए कैपिटल हो, तभी वो कंपनी पब्लिक कंपनी बन सकती है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। बट 2015 के बाद इस कंडीशन को रिमूव कर दिया है। अब सिर्फ 4 कंडीशन अप्लाई होती हैं पब्लिक कंपनी पर। चाहे पब्लिक कंपनी के पास 2 रुपये हैं, चाहे 10 रुपये हैं, चाहे 100 रुपये हैं, चाहे 2 लाख 2 करोड़ कितने भी हों, एक पर्सन, कुछ लोग मिल करके क्या कर सकते हैं? पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के केस में पहले 2015 से पहले मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी थी? 1 लाख रुपए।
और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल 2015 से पहले कितनी थी, 5 लाख रुपए। इन दोनों लिमिट को रिमूव कर दिया है। कब से किया है, 2015 से। ऐड टू वर्ड विद कंपनी, कंपनी के नाम के आगे क्या लगेगा, लिमिटेड। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उस कंपनी के नाम के आगे लिखता है प्राइवेट लिमिटेड। अगर पब्लिक कंपनी है तो कंपनी के नाम के आगे लिखता है ओनली और ओनली लिमिटेड। हमने डिस्कस किया कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या है। अब बारी आती है इस 1 पर्सन कंपनी की, ओपीसी। ओपीसी मीन्स 1 पर्सन कंपनी। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 262 के अंदर 1 पर्सन कंपनी के बारे में बताया गया है, यानी 1 पर्सन कंपनी की डेफिनेशन इस सेक्शन में दी हुई है। अब देखो, किसी भी कंपनी को 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए कुछ रूल अप्लाई होंगे। अब बारी आती है 1 पर्सन कंपनी का मतलब क्या है। एक सिंगल पर्सन कंपनी बना रहा है, एक सिंगल पर्सन कंपनी को रन कर रहा है। हमने बिजनेस का एक फॉर्मेशन देखा था, सोल प्रोप्राइटरशिप। जब सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा था, यानी उसको नाम दिया गया था सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड। तो फिर जब एक सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है, उसको ये नया नाम क्यों दिया गया, 1 पर्सन कंपनी। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक सिंगल पर्सन बिजनेस करता है। सबसे बड़ी कमी क्या थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पर्सन बिजनेस कर रहा है उसकी लायबिलिटी होती थी अनलिमिटेड। उस अनलिमिटेड लायबिलिटी को लिमिटेड लायबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक बिजनेस का नए फॉर्म का ओरिजिन किया गया, उसका नाम रखा गया 1 पर्सन कंपनी। अब एक सिंगल पर्सन बिजनेस कर सकता है, अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड रख सकता है, यानी उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। कल हो ना हो उसकी कंपनी अगर लॉस में चलेगी तो वो पैसे कहाँ से बियर कर, बाकी अपने जो उसके जो मांगने वाले हैं उससे जो पैसे, अगर उस पर्सन ने किसी पर्सन से उधार लिया है तो उस पर्सन को सिर्फ उतनी अमाउंट तक पैसा इन्वेस्ट करेगा जितनी उसके पास है, वो अपनी प्राइवेट एसेट्स को सेल नहीं करेगा। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी का जो ड्रॉबैक थी, जो कमी थी उस बिज़नेस की कमी को दूर करने के लिए हमने बिज़नेस के एक नए फॉर्म 1 पर्सन कंपनी का ओरिजिन किया था। इसमें भी क्या है, एक सिंगल पर्सन बिजनेस करेगा, उसी तरीके से बिजनेस कर रहा है जो एज ए कंपनी, एज ए प्राइवेट कंपनी के तौर पर ये बिजनेस कर रहा है, अपनी कंपनी को रन कर रहा है, लेकिन इसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। ऐसे तो हर कोई पर्सन आएगा और बोलेगा मेरे को भी कंपनी खोलनी है, मेरे को भी कंपनी खोलनी है, मेरे को भी कंपनी खोलनी है। तो क्या बनाया गया है, 1 पर्सन कंपनी के लिए कुछ रूल बनाए गए। 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए कुछ रूल हैं। देखो, सबसे पहला रूल, मेंबर्स कितने होने चाहिए, यानी मेंबर्स, पहला पॉइंट है कि मेंबर्स यानी 1 पर्सन कंपनी कौन बना सकता है, कौन 1 पर्सन कंपनी चला सकता है। एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, साथ में वो इंडिया का नागरिक और इंडिया का निवासी होना चाहिए, यानी एक नेचुरल पर्सन कंपलसरी है, एक नेचुरल पर्सन जो इंडिया का निवासी भी है और इंडिया का नागरिक भी है। सेकंड कंडीशन, 1 पर्सन रन ओनली 1 ओपीसी, एक पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी को रन कर सकता है। ये नहीं कि एक पर्सन कम से कम एक साथ 10 ओपीसी चला रहा है, नहीं, एक पर्सन एक टाइम पर एक ही ओपीसी को रन कर सकता है। थर्ड पॉइंट, 1 पर्सन कंपनी का मेन एम हमेशा प्रॉफिट अर्न करना है, बिजनेस एक्टिविटी करना है, बाइंग और सेलिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है। उसका मेन एम डोनेशन नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि मैं एक ऐसी कंपनी बना रही हूँ जिसका मेन एम क्या है, डोनेशन है, नहीं, उसका मेन एम दान नहीं होगा, मेन एम प्रॉफिट अर्न करना होगा। फोर्थ कंडीशन क्या है कि उसकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 लाख रुपए वो लगा सकता है, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम पेड अप कैपिटल उसकी 50 लाख होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या होगी कि लास्ट 3 ईयर का जो एवरेज टर्नओवर है, टर्नओवर मीन्स सेल्स, लास्ट 3 साल का एवरेज टर्नओवर उसका कितना होना चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन पुट होगा कि मान लो एक 1 पर्सन अपना बिजनेस रन कर रहा है, उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से 1 रुपये ज़्यादा होगी, लास्ट 3 ईयर का एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से 1 रुपया ऊपर होगा, फिर क्या करेंगे, फिर उस 1 पर्सन कंपनी को हम पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 1 पर्सन कंपनी की जो मिनिमम पेडअप मैक्सिमम पेडअप कैपिटल 50 लाख रुपए और उसका लास्ट 3 ईयर का एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है। अगर एक बार 1 पर्सन कंपनी बना दी,
आपने आज 1% कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, कल आप सो के उठे और आपका तो माइंड चेंज हो गया कि मेरे को नहीं करनी है 1% कंपनी, मैं तो अब प्राइवेट कंपनी करूँगी, मैं तो मिनिमम 2 पार्टनर बनाकर हम तो प्राइवेट कंपनी रन करेंगे। ऐसा नहीं होता। 1% कंपनी का लॉक इन पीरियड है, यानी अगर एक बार कंपनी का रजिस्ट्रेशन एज ए 1% कंपनी हो गया तो आपको उस कंपनी को रन करना पड़ेगा कम से कम 2 साल तक। 2 साल तक आपको एज ए 1% कंपनी ही अपनी कंपनी रन करनी पड़ेगी। आप उसको प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। ये जो 2 साल का जो लॉक इन पीरियड दिया गया है, ये अपवाद कब बन जाता है? ये 2 साल से पहले 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कब हो जाएगी? जब ये दोनों कंडीशन 3rd, 4th और 5th, जब ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन टूट जाए, यानी या तो पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर हो जाए या फिर उसका लास्ट 3 ईयर का एवरेज टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ऊपर हो जाता है, तो उस 1% कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे 2 साल से पहले भी। अब आगे देखो, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी। एक 1% कंपनी का फॉर्मेशन यानी निर्माण कैसे होता है? गिविंग सेपरेट नेम। सबसे पहले तो 1% कंपनी को अपना एक नाम सोचना होगा कि किस नाम से कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होना चाहती है। सेकंड क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनी। अगर एक सिंगल पर्सन, मान लो मैं 1% कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, अगर मैं मान लो कल को ना कुछ हो जाए मेरे साथ, तो जो मेरे बिजनेस है उसको कैरी ऑन कौन करेगा? उस बिजनेस को कैरी ऑन रखने के लिए किसी एक पर्सन को एज ए नॉमिनी सेलेक्ट किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट, सबसे पहले क्या है, हम 1% कंपनी का एक नाम डिसाइड करेंगे। सेकंड क्या है, नाम डिसाइड करने के बाद में मेरे बिजनेस का अगर कुछ हो जाए मेरे को इन फ्यूचर में, तो उसको कौन कैरी करेगा उस बिजनेस को? इसके लिए एक पर्सन को एज ए नॉमिनी अपॉइंट किया जाएगा। और तीसरा होगा बियरिंग 1% कंपनी विद द नेम। 1% कंपनी जो हम ओपन कर रहे हैं, मान लो हम 1% कंपनी ओपन कर रहे हैं ABC, 1% कंपनी ओपन कर रहे हैं ABC के नाम से। इस कंपनी के नाम के आगे क्या वर्ड ऐड किया जाएगा? OPC। जैसे प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे लिख रहे थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी के नाम के आगे लिख रहे थे लिमिटेड कंपनी, तो वैसे ही 1% कंपनी के नाम के आगे लिखा जाएगा OPC। ठीक है। फिर है डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट। फिर क्या है, जिन जिन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, यानी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं, उन डॉक्यूमेंट को हम कहाँ सबमिट करवाते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास उन सभी डॉक्यूमेंट को हम सबमिट कराएंगे। उन डॉक्यूमेंट में क्या होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्लस रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनेटेड पर्सन। जिस पर्सन को नॉमिनेट किया गया है उस पर्सन का रिटन कंसेंट किसके पास सबमिट करवाएंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जितने भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, जैसे MOA है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और जो रिटन कंसेंट है नॉमिनेटेड पर्सन की, उन सबको हम कहाँ सबमिट करवाएंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। जब रजिस्ट्रार कंपनी इन सभी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाती है, उसको ये सारी इंफॉर्मेशन एकदम राइट लगती है, तो उस 1% कंपनी का क्या कर देती है? रजिस्ट्रेशन कर देती है और उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देती है। 1% कंपनी को, उस पर्सन को क्या दे देती है? कंपनी स्टार्ट करने का क्या देती है? एक लेटर दे देती है। तो इस तरीके से एक 1% कंपनी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। अब सेकंड क्या है कि फीचर्स ऑफ 1% कंपनी की, 1% कंपनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला पॉइंट, ओनली 1% इज रिक्वायर्ड। 1% कंपनी के लिए सिर्फ एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, यानी मिनिमम एक पर्सन होना चाहिए। सेकंड क्या है? स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी। 1% कंपनी का स्टेटस एकदम इक्वल रहता है किसके? प्राइवेट कंपनी के जैसे। वो प्राइवेट कंपनी के जैसे ही बिजनेस क्या कर रही है? ऑपरेट कर रही है। अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनी, इसमें एक नॉमिनी अपॉइंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल पर्सन बिजनेस रन कर रहा है, सिंगल पर्सन ने बिजनेस में पैसा लगाया है, कल हो ना हो उस बिजनेसमैन को अगर कुछ हो जाता है
तो उस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज ए नॉमिनी। नेक्स्ट क्या है कि जॉइंट होल्डर। जॉइंट होल्डर का मतलब क्या है कि देखो मैंने क्या बोला, सिर्फ एक पर्सन क्या करेगा, पूरे बिजनेस को रन करेगा, लेकिन क्या होता है कि कई केस में दो पर्सन मिल करके भी एक सेपरेट यूनिट के तौर पर दो पर्सन मिल करके ऐसे शो कर रहे हैं कि हम एक सिंगल ही पर्सन है, वो दोनों पर्सन मिल करके भी वन पर्सन कंपनी को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। लायबिलिटी क्या रहती है, लायबिलिटी रहती है लिमिटेड। लायबिलिटी लिमिटेड कहाँ तक रहेगी, लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी कंपनी के जो शेयर की फेस वैल्यू है वहाँ तक। फिर है स्पेशल वर्ड विद द नेम अटैच। कंपनी के नाम के साथ में एक वर्ड अटैच किया जाएगा, OPC। मान लो मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी OPC अर्नव के नाम से, तो अर्नव नाम के आगे, ये कंपनी का नाम है, वन पर्सन कंपनी का नाम है, इस नाम के आगे लिखा जाएगा OPC। यानी आपको कंपनी का नाम देखकर ये पता चल जाएगा ये प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है या वन पर्सन कंपनी है। नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, वन पर्सन कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितने होते हैं, 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की मीटिंग कब होगी, डायरेक्टर की मीटिंग 1 साल में 2 बार होती है। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर कब होगी, अगर डायरेक्टर 1 से ज़्यादा है तो ये ध्यान रखना, अगर डायरेक्टर 1 से ज़्यादा है तो डायरेक्टर की मीटिंग 1 साल में 2 बार होगी। लेकिन 2 बार कब होगी, 2 बार होगी उन 2 मीटिंग के बीच में 90 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी 2 मीटिंग का गैप 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और मीटिंग किस केस में होती है, जब डायरेक्टर 1 से ज़्यादा हो। अगर डायरेक्टर भी एक है, पर्सन भी वन पर्सन कंपनी को रन करने वाला, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, वो तो एक है ही, लेकिन साथ में डायरेक्टर भी अगर एक ही है तो उस टाइम पर डायरेक्टर की मीटिंग बुलाना कंपलसरी नहीं है। डायरेक्टर की मीटिंग कब होगी, जब एक पर्सन से, एक डायरेक्टर से ज़्यादा होगा तभी तो मीटिंग होगी, और मीटिंग के बीच में 3 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इफ़ ओनली वन डायरेक्टर नो नीड ऑफ मीटिंग, देखो नीचे लिखा भी हुआ है, अगर एक डायरेक्टर ना तो मीटिंग की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि बिजनेस लगातार चलता रहेगा। क्यों चलेगा बिजनेस लगातार, क्योंकि हमने एक नॉमिनी अपॉइंट कर रखा है, यानी मान लो जिस पर्सन ने बिजनेस में पैसा लगाया उसकी कल ना कल वो कुछ हो जाए उसके साथ, तो उस बिजनेस को रन करने के लिए कौन पर्सन बैठा है पीछे, उसका नॉमिनी बैठा है। सेपरेट लीगल एंटिटी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी वन पर्सन कंपनी एक अलग यूनिट है और वन पर्सन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला पर्सन एक अलग पर्सन है। उसके बाद एजीएम, क्या एजीएम बुलाना भी अब ज़रूरी है? जब एक पर्सन पूरे बिजनेस को रन कर रहा है तो उसको एजीएम बुलाने की क्या रिक्वायरमेंट है, एजीएम क्यों बुलाएंगे? तो वन पर्सन कंपनी में एजीएम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हमने क्या डिस्कस किया था कि वन पर्सन कंपनी का फॉर्मेशन कैसे करना है, कैसे होता है वन पर्सन कंपनी का फॉर्मेशन, और दूसरा है फीचर्स ऑफ वन पर्सन कंपनी। अब हम वन पर्सन कंपनी की कुछ मेरिट और डीमेरिट को देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास एडवांटेज ऑफ वन पर्सन कंपनी के फायदे क्या हैं। सबसे पहला है लिमिटेड लायबिलिटी। ओपीसी का जो वन पर्सन कंपनी का जो बिजनेस है, जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, उसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है। गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल ट्रेड। देखो ये सोल ट्रेड का अल्टरनेटिव कैसे है, देखो सोल ट्रेड, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी क्या है, सिंगल पर्सन बिजनेस करता है, ऐसे ही वन पर्सन कंपनी में भी सिंगल पर्सन बिजनेस करता है। दिक्कत क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेसमैन है, जो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है पैसे, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उसकी जो बिजनेस है उसका कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा। इसी कमी की वजह से दूर करने के लिए एक ओपीसी बनाएगी वन पर्सन कंपनी, जिसका कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। और इसका जो शेयर होल्डर है, जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, उसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी। तो पूछा जा सकता है कि ओपीसी किस चीज का अल्टरनेटिव है, सोल ट्रेड का अल्टरनेटिव, गुड अल्टरनेटिव कौन है, ओपीसी वन पर्सन कंपनी। फिर है सोल शेयर होल्डर, एक सिंगल पर्सन इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर होता है, पैसा इन्वेस्ट करता है। सोल डायरेक्टर, अगर मान लो वन पर्सन कंपनी में एक ही बिजनेसमैन है, एक ही शेयर होल्डर है, वही पर्सन क्या है, पूरे बिजनेस को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, यानी एक सिंगल ही डायरेक्टर है।
मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। एंट्री इन अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एंट्री होती है। इट मीन्स एक ओपीसी क्या है, क्या ओपीसी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? हाँ जी। किस एक्ट के थ्रू? कंपनी एक्ट के अंडर। तो एंट्री होती है एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, एक ऐसे सेक्टर में एंट्री होती है एक पर्सन की, एक ऐसे सेक्टर में एक पर्सन बिजनेस कर रहा है जहां पर वो उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है? कंपलसरी। अब ओपीसी की अगर कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं। अब देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी। सबसे पहली कमी क्या है? मोल फॉर्मेलिटी, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। देखो, ये किसका जो मॉडिफिकेशन किया था? सोल प्रोप्राइटरशिप का, सोल ट्रेड का। एक सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा था सोल ट्रेड में, अब उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ओपीसी में, वन पर्सन कंपनी। कमी क्या थी? लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर लाइबिलिटी लिमिटेड है शेयर होल्डर की, यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है बिजनेस का, यहाँ पर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो इतना सब कुछ था, अच्छे इतनी अच्छाइयाँ थी इसमें, फिर इसमें कमी क्या है? कमी ये है कि फॉर्मेलिटीज काफ़ी ज़्यादा है, लीगल फॉर्मेलिटीज काफ़ी पूरी करनी पड़ती है। एमओए बनाना पड़ता है, कंपनी को एओए बनाना पड़ता है, कंपनी को बाकी अपना नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। तो कंपनी को जब एक वन पर्सन कंपनी बनाई जाती है तो उसमें काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। अगर वन पर्सन कंपनी की जगह हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं, यानी मान लो हम अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई शोरूम ओपन कर रहे हैं, कोई मान लो कोई छोटी शॉप कर रहे हैं। अब मान लो आपकी मम्मी है जैसे पार्लर ओपन कर रही है, तो क्या है, क्या कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट है? कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अड़ोसियों पड़ोसियों को 2 लड्डू खिलाओ, हो गया बिजनेस स्टार्ट। लेकिन वन पर्सन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी एक्ट के अंडर में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। उसके लिए जितने भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है पहले वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट कराए जाते हैं, फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन मिलने के बाद ही बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। फिर है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसके पास फाइनेंस की तो कमी होगी ना, एक कितनी ही फाइनेंस ले आएगा एक पर्सन, तो फाइनेंस तो शॉर्टेज ही है। अनबैलेंस्ड डिसीजन है, सिंगल पर्सन अपनी स्किल के बेस पर पूरे बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। एक पर्सन के पास स्किल तो लिमिटेड है, हर सेक्टर में तो वो परफेक्ट नहीं हो सकता, तो उसके पास क्या है, जो डिसीजन लेगा वो उसको तो यही लगेगा कि मैं जो डिसीजन ले रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। क्यों? मान लो उसको जैसे कि इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की इतनी जानकारी नहीं है, भी उसको इतना नहीं पता, लेकिन उसने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। अब इकोनॉमी का जब उसको नहीं पता कि कैसे बूम में आता है, कैसे डिक्लाइन के फेज में क्या करना होता है, तो सिचुएशन के सामने वो जो डिसीजन लेगा वो अपना फाइनल रखेगा डिसीजन। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई पर्सन है ही नहीं राय देने वाला। तो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो अनबैलेंस्ड डिसीजन, कई बार गलत डिसीजन भी लिए जाते हैं, जिससे बिजनेस क्या है, जिससे बिजनेस बंद होने की कगार पर भी आ जाता है। तो ये वन पर्सन कंपनी की कुछ लिमिटेशन है। अब हम देखेंगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में डिफरेंस, सोल ट्रेड, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, इन सब के बीच में आपस में हम रिलेशन देखेंगे। अब अपन देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया कि प्राइवेट कंपनी क्या है और पब्लिक कंपनी क्या है, लेकिन अगर फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे रह जाते हैं जो इन थ्योरी में हम कवर नहीं कर पाते, वो डिफरेंस में अपने कवर हो जाएंगे। देखो, सबसे पहला है नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने शेयर होल्डर? 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ये सबको पता है। नेम क्या है? प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे वर्ड लिखता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी के नाम के आगे वर्ड यूज किया जाता है ओनली लिमिटेड, सिर्फ लिमिटेड वर्ड लगाया जाएगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर। लेकिन मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होते हैं, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वन पर्सन कंपनी हो, ईच केस में मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे? 15। और मिनिमम वन पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर मिनिमम होते हैं। इन्विटेशन टू पब्लिक, क्या प्राइवेट कंपनी
पब्लिक को अपने शेयर्स या डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट कर सकती है? नो। क्या पब्लिक कंपनी कर सकती है? हाँ जी। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को अपने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती, बट पब्लिक कंपनी ऐसा कर सकती है। यानी एक तरीके से आईपीओ इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं, पब्लिक कंपनी आईपीओ इशू कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर्स का ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर्स का ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर्स का ट्रांसफर कर सकते हैं। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्ट इशू नहीं कर सकती, बट पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्ट इशू कर सकती है। फिर क्या है? राइट ऑफ गिवन लोन टू डायरेक्टर, अगर मान लो डायरेक्टर को लोन देना है, डायरेक्टर को लोन दे रही है कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी विदाउट परमिशन, विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लिए बिना अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो उस केस में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होगी, और अप्रूवल लेने के बाद ही डायरेक्टर को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी की केस में शेयर होल्डर का कोई इंडेक्स प्रिपेयर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट पब्लिक कंपनी के केस में अगर शेयर होल्डर 50 से ज़्यादा है, उन शेयर होल्डर की क्या होगी? इंडेक्स प्रिपेयर किया जाना कंपलसरी है। मिनिमम पेड अप कैपिटल, हालांकि ये लास्ट वाली जो कंडीशन है ये अब अप्लाई नहीं होती है, बट अगर फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए और मैक्सिमम कितनी, पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 लाख रुपए। अगर इतनी है, इस केस में 1 लाख रुपए है, तो प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, और अगर मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए है तो पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन मई 2015 के बाद ये दोनों लिमिट रिमूव कर दी है। अब कोई भी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी चाहे पब्लिक कंपनी, उस कंपनी के पास अगर 1 रुपया भी है, 10 रुपया भी है, 100 रुपये भी है, तो भी कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। यानी ये मिनिमम पेड अप कैपिटल वाली लिमिट अब क्या कर दी है? रिमूव कर दी। तो ये डिफरेंस हमने देखा कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस देखो, नेक्स्ट डिफरेंस अपन देखते हैं कि कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे पहला फॉर्मेशन, कंपनी का निर्माण कैसे होता है? कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। नंबर ऑफ मेंबर है, कंपनी प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 पर्सन, और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम अगर 7 लोग हैं तो वो 2 लोग प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और मिनिमम 7 लोग हैं तो वो पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में मिनिमम 10 मेंबर होने कंपलसरी हैं। अगर 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर मिल करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोटिव हमारा पास देखें, मोटिव क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस, कंपनी का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव अपने सोसाइटी के मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी के केस में शेयर होल्डर अपने शेयर्स को फ्री में ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में कोई भी मेंबर अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, सिर्फ अपने शेयर्स को वापस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिटर्न कर सकता है। ये नहीं कि मान लो मिस्टर रामफल अपने शेयर को मिस्टर सूरजवान को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, उसको क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपना शेयर वापस दे सकता है, बट किसी अदर पर्सन को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। वोटिंग राइट क्या है? इस पॉइंट पर ध्यान देना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट उठती है। कंपनी के केस में वोटिंग राइट क्या है? 1 शेयर 1 वोट, एक शेयर पर एक वोट मिलता है। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर होंगे उसके पास उतनी ही ज़्यादा वोटिंग पावर होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या है? 1 मेंबर 1 वोट। यहाँ पर पैसे से मतलब नहीं है, यहाँ पर पर्सन से मतलब है। एक पर्सन को एक वोट डालने का राइट है। यहाँ पर शेयर के हिसाब से पर्सन को वोट डालने का राइट है। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर उसकी वोटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। देखो, मैनेज कौन करता है? कंपनी को मैनेज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी की देखो, ओनर और उसके जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग होती है। ओनर कौन है? जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो कंपनी की पूरी मैनेजमेंट को संभालते हैं, जो कंपनी को रन करते हैं।
कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या है कि सभी मेंबर्स या फिर जो मेंबर चाहता है कि मैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस बिजनेस को क्या करूं, रन करूं, इस बिजनेस को ऑपरेट करूं, यानी सभी मेंबर्स की अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है कि कौन कौन पर्सन इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करना चाहता है। तो ये हमने कुछ डिफरेंस देखे कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में। नेक्स्ट डिफरेंस देखो, नेक्स्ट डिफरेंस देखो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में। कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस में सबसे पहला डिफरेंस है फॉर्मेशन। कंपनी का निर्माण कैसे होता है, कंपनी बनती है कंपनी एक्ट 2013 के अंडर। पार्टनरशिप कैसे बनती है, पार्टनरशिप कभी भी किसी लॉ के अंडर नहीं बनती, बल्कि पार्टनर्स के एग्रीमेंट से बनती है, पार्टनर्स के आपस के कॉन्ट्रैक्ट से बनती है। तो कंपनी का निर्माण होता है कंपनी एक्ट 2013 के अंडर, और पार्टनरशिप का निर्माण होता है एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर के आपस का जो एग्रीमेंट है, आपस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उससे पार्टनरशिप बनती है। नंबर ऑफ पार्टनर, अब देखो ध्यान से, कंपनी के अंदर, कंपनी में कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 200 पार्टनर होते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 पार्टनर और मैक्सिमम अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं। पार्टनरशिप के केस में, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम कितने होंगे, यहाँ पर पार्टनर में सॉरी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर होते हैं, मिनिमम 2 शेयर होल्डर और मैक्सिमम 200, और पब्लिक में मिनिमम 7 शेयर होल्डर और मैक्सिमम अनलिमिटेड शेयर होल्डर। पार्टनरशिप फर्म में क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर मिनिमम कितने पार्टनर, 2, और मैक्सिमम पार्टनर 50 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। 50 किस केस में है, 50 है पार्टनरशिप के रूल नंबर, यहाँ पर था ये 50 और 100 का रूल क्या दे रखा था। तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम लिमिट दी गई है ना, इस मैक्सिमम लिमिट की कंपनी के पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी कंपनी का पार्टनरशिप, सॉरी यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम जो लिमिट बताई गई है वो कंपनी एक्ट में बताई गई है, ना कि पार्टनरशिप एक्ट में। ये बात ध्यान रखना, पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर की जो संख्या है वो कहीं भी पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताई है, वो कंपनी एक्ट में बताई गई है। कंपनी एक्ट के रूल नंबर 10 बोलता है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, और कंपनी एक्ट 2013 का एक सेक्शन है 464, वो बोलता है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 100 पार्टनर हो सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना। ले लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है, पार्टनर्स की सॉरी शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। फिर है ट्रांसफर ऑफ शेयर, एक कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर्स का ट्रांसफर कर सकते हैं, बट एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर अपने शेयर्स का ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक सभी पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होते हैं। फिर क्या दे रखा था कि मैनेजमेंट, यानी कंपनी को कौन मैनेज करता है, कंपनी की एक्टिविटी को संभालता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी को रन करने का काम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। पार्टनरशिप फर्म को रन कौन करता है, या तो सभी पार्टनर या सभी पार्टनर की तरफ से कुछ सिलेक्टेड पार्टनर ही रन करते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, यानी अगर किसी शेयर होल्डर ने कोई काम किया, कोई लीगल या इलीगल, तो क्या दूसरा शेयर होल्डर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। बट म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर ने जो भी काम किया उसके लिए बाकी सभी पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी पार्टनर्स के बीच में क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है। फिर क्या है, कंटिन्यूटी, कंपनी क्या है, कंपनी शेयर होल्डर आते रहते हैं जाते रहते हैं, शेयर परपिचुअल सक्सेशन रहता है, यानी बिजनेस लगातार चलते रहते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या है, मान लो दो पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई, एक पार्टनर दिवालिया हो गया, तो पार्टनरशिप फर्म तो बंद हो गई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन का केस नहीं है। अगर मैक्सिमम चांस रहते हैं कि अगर पार्टनर, मान लो 2 पार्टनर 3 पार्टनर थे, वो दिवालिया हो गए, तो बिजनेस तो बंद हो जाएगा। फिर क्या है, लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस का मतलब है कि कंपनी एक अलग एंटिटी है और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग अलग एंटिटी है, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्यों इसको लीगल एंटिटी क्यों बोला गया है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी इसलिए बोला गया क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कंपलसरी है, इसको लीगलिटी का राइट है। यहाँ पर है नो सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना आपकी चॉइस है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं। फिर है गवर्न बाई, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर क्या है, इसके प्रोविजन अप्लाई होते हैं।
और पार्टनरशिप के ऊपर किसके प्रोविजन अप्लाई है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई। तो ये पूरा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। ये अभी डिफरेंस देखा हमने कंपनी और पार्टनरशिप के। देखो एक तो ये वाला डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो आपको मैंने यहाँ बताया था 50 और 100 वाला, देखो वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताना चाहिए था कि मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने पार्टनर हैं, बट पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सिर्फ मिनिमम पार्टनर के बारे में जिक्र किया है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। मैक्सिमम पार्टनर का पार्टनरशिप एक्ट में जिक्र नहीं है, बल्कि कंपनी एक्ट 2013 के रूल नंबर 10 बोलता है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर होने चाहिए। और एक सेक्शन दे रखा था कंपनी एक्ट का 464 बोलता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 100 पार्टनर होने चाहिए। ये डिफरेंस देखा। अब हम डिफरेंस करेंगे, ध्यान से देखना है आपको उन डिफरेंस को। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब में और कंपनी में, इन सब में हम एक साथ डिफरेंस देखेंगे। अब हम डिफरेंस देखते हैं सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। अभी कुछ लेटर की साइज छोटी है, लेकिन मैं आपको बोल के हर डिफरेंस बताऊंगी। अगर कुछ ना समझ आए तो सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करना। देखो सोल ट्रेड यानी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, इन सब के बीच में अपन डिफरेंस देखेंगे। कोई पॉइंट ऐसा है जो अपन ने पहले थ्योरी कवर की वहाँ डिस्कस नहीं हुआ, वो पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेड, सिंगल पर्सन बिजनेस करना काफ़ी ईजी है। मान लो एक बेकरी की शॉप करना चाहते हैं, आपकी मम्मी मान लो पार्लर करना चाहती है, कपड़े स्टिच करना चाहती है, जब चाहे उनके मन में आए उसी टाइम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। किसी तरीके की किसी लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन क्या है, ईजी तो है, बट आपके पास चॉइस है कि आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते तो पार्टनरशिप करना भी काफ़ी इजी है। अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती हैं। एचयूएफ, एचयूएफ क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बिजनेस करना काफ़ी इजी है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के जो प्रोविज़न हैं वो अप्लाई किए जाते हैं और उन प्रोविज़न के बेस पर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी है। अब बात आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और कंपनी के लिए कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। सेकंड है मेंबर, फोकस करना इस पॉइंट पर। सोल ट्रेड के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन बिजनेस करता है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने हैं, 50 और 100 दोनों हो सकते हैं, वो केस मैं आपको बता चुकी हूँ। एचयूएफ के केस में, एचयूएफ के केस में मैंने लिखा 2 अडल्ट मेल मेंबर होना कंपलसरी है, तभी हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 मेंबर होने कंपलसरी हैं, उसी के बाद बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक लिमिट है, मैक्सिमम 100 मेंबर हो सकते हैं। बाकी अदर जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जैसे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके बीच में वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम मेंबर की। कंपनी के केस में अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 शेयर होल्डर और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 शेयर होल्डर और मैक्सिमम अनलिमिटेड शेयर होल्डर हो सकते हैं। बात आती है कैपिटल की। एक सोल ट्रेड, सिंगल पर्सन के पास लिमिटेड कैपिटल है। पार्टनरशिप फर्म में इसके कंपैरिजन में कैपिटल ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी रिसोर्स लिमिटेड ही रहते हैं। एचयूएफ के अंदर, एचयूएफ में मेन फोकस रहता है अपने दादा परदादा की प्रॉपर्टी पर, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी जो पैतृक संपत्ति है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है इस पर। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास भी रिसोर्स देखा जाए कहीं ना कहीं फाइनेंस लिमिटेड ही रहती है, लेकिन कंपनी के पास क्या है, जो रिसोर्स है, जो फाइनेंस है, वो लार्ज अमाउंट में रहती है। अगर कंपनी के ओनर्स के पास पैसे की कमी है तो बैंक से लोन ले लेंगे। बैंक से भी लोन ले लिया, फिर भी कमी लग रही है पैसे की, तो पब्लिक में शेयर इशू कर दो, पब्लिक से पैसा उठा लो,
तो कंपनीज़ के पास क्या है, अमाउंट ज़्यादा होती है फाइनेंस की। लाइबिलिटी, सोल ट्रेड के अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, सिर्फ माइनर पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। उसके बाद एचयूएफ के अंदर कर्ता की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, बाकी जितने भी मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सभी जितने भी मेंबर हैं सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी के अंदर क्या है, कंपनी के अंदर भी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। अब दोनों के केस में लाइबिलिटी देखो यहाँ पर लिमिटेड है, कहाँ तक, जहाँ तक पैसा इन्वेस्ट किया है और शेयर की फेस वैल्यू तक। यानी जैसे 100 रुपये का शेयर है तो सिर्फ पर शेयर 100 रुपये ही मंगवा सकती है कंपनी पब्लिक से, इससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकती। मैनेजमेंट और कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन बिजनेस को रन करना है तो मैनेजमेंट और कंट्रोल खुद ओनर करेगा। पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स या सभी पार्टनर्स की तरफ से कुछ सिलेक्टेड पार्टनर पूरे बिजनेस को, पूरी पार्टनरशिप फर्म को रन कर सकते हैं। एचयूएफ के अंदर बिजनेस को मैनेजमेंट और कंट्रोल करने का हक सिर्फ कर्ता का है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो कमेटी बनाई गई है, जो सोसाइटल कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी क्या करती है, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस को मैनेज करती है। और कंपनी के अंदर कंपनी के बिजनेस को मैनेज, कंपनी के बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब आती है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में क्या है, यहाँ पर मान लो एक सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा था, कल हो ना हो उस पर्सन को कुछ हो गया तो बिजनेस तो बंद हो जाएगा। इसमें कंटिन्यूटी के चांस बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कंटिन्यूटी के चांस कुछ हद तक हैं, कुछ चांस हैं कंटिन्यूटी के। मान लो पार्टनरशिप फर्म में 10 पार्टनर हैं, एक पार्टनर दिवालिया हो गया, दूसरे की डेथ होगी, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी। लेकिन चांसेस यहाँ पर भी कम है कंटिन्यूटी के। यहाँ पर क्या है, एचयूएफ के अंदर कंटिन्यूटी के चांस हैं। मान लो कर्ता को कुछ हो जाता है, कल को कर्ता को कुछ हो जाता है तो उससे सेकंड जो सीनियर होगा, सीनियर पर्सन, उसको कर्ता बनाया जाएगा। अगर मान लो उसको भी कुछ हो गया तो उससे सीनियर होगा, उसको कर्ता बनाया जाएगा। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी की कंटिन्यूटी चलती रहती है। हाँ जी, कंटिन्यूटी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये अलग सेपरेट एंटिटी हैं, ये खुद अलग एंटिटी हैं और इनको चलाने वाले जो लोग हैं वो अलग एंटिटी हैं। तो इनका बिजनेस क्या है, लगातार चलता रहता है। पार्टनर्स के आने का जाने का, यानी शेयर होल्डर के आने और जाने का, इन बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। फिर है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस में क्या है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सोल ट्रेडर बिजनेस कर रहा है, एक सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है, बिजनेस और वो ओनर एक ही यूनिट है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी बिजनेस और ओनर एक ही, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म एक सिंगल यूनिट है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी दोनों की केस में सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्यों? क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के अंदर और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग यूनिट है और इनको चलाने वाले लोग हैं अलग यूनिट हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट कोई शेयर नहीं किया जाता। सिंगल पर्सन बिजनेस में पैसा कमाता है, सिंगल पर्सन पूरा पैसा अपनी पॉकेट में रखते हैं। यहाँ पर क्या है, सभी शेयर होल्डर में पैसा डिवाइड किया जाएगा, जो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड किया था, सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपना प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जितना भी प्रॉफिट होगा वो सभी मेंबर्स के बीच में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर और कंपनी के अंदर भी जितना भी प्रॉफिट होगा वो सभी मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात आती है सीक्रेसी की। यहाँ पर सीक्रेसी काफ़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि सिंगल पर्सन बिजनेस रन कर रहा है, जितनी चाहे इन्फॉर्मेशन अपने पास रख सकता है। यहाँ पर भी क्या है, इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि लिमिटेड पार्टनर हैं। पार्टनर्स मिल करके उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक से बचा सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक फैमिली बिजनेस कर रही है तो एक फैमिली के लोग भी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक से बचा सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो लीक करने की नहीं है, पब्लिक में पब्लिसिटी करने की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनको भी बचा सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक सोसाइटी के लोग इन्वॉल्व हैं और कंपनी के अंदर तो कोई लिमिट ही नहीं है। कहीं से कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है उस कंपनी के शेयर परचेज करके। तो ये इतना बड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, कोई कंपनी का सीईओ है, मैनेजर है, फोरमैन, ये सब पर्सन मिल करके बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, मान लो किसी मैनेजर को कोई वीक पॉइंट पता चल गया बिजनेस का,
और बिजनेस ने और कंपनी ने क्या किया, उस मैनेजर की टाइम पर सैलरी पे नहीं की, तो हो सकता है कल वो मैनेजर और कंपनी के बीच में आपस में झगड़ा हो गया, तो हो सकता है कि वो मैनेजर बाहर उस इन्फॉर्मेशन को लीक कर दे। तो यहाँ पर क्या है, सीक्रेसी के चांस कम रहते हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया है, अभी पूरा डिफरेंस डिस्कस कर लिया। यानी बिजनेस के फॉर्म्स कितने तरीके के हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, एचयूएफ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, इन सब का हमने डिफरेंस भी देख लिया। तो ये टॉपिक अपना यहाँ होता है फिनिश। थैंक यू।